जय महाकाल दोस्तों, मैं मौली और मेरे चैनल अनटोल्ड क्राइम्स विद मौली में आप सभी का स्वागत है। मैं आप तक कुछ ऐसे रियल इंसिडेंट्स, कुछ ऐसी क्राइम स्टोरीज लेकर आऊंगी जो आपका दिल, दिमाग और इंसानियत से विश्वास तीनों हिलाकर रख देंगे। आज की क्राइम स्टोरी, या ये कहूँ हॉरर क्राइम स्टोरी, थोड़ी सी अजीब और पूरी क्रीपी होने वाली है, क्योंकि ये एक पहला ऐसा क्राइम था जिसमें चार्जशीट पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को रजिस्टर किया गया था। ये क्राइम बाकी की क्राइम स्टोरी से थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि इसमें क्राइम क्राइम करने का खौफनाक तरीका और क्राइम को अंजाम होता देखते हुए बहुत सारे लोग, सब कुछ सेम है, बस एक चीज मिसिंग है और वो था क्रिमिनल। जिसने क्राइम करा उसे ही कोई देख नहीं पाया। दिस क्राइम स्टोरी वॉज रजिस्टर्ड अंडर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने भी जो चार्जशीट फाइल करी उसमें यही मेंशन था कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होते हुए देखी और इस केस को अनएक्सप्लेन्ड बोलकर बंद कर दिया गया। द केस ऑफ वेरोनिका, द फेमस वैलेकस केस। आपने इस केस के बारे में जरूर सुना होगा, पर आइए इस क्राइम स्टोरी को डीपली एनक्रिप्ट करते हैं। आज की क्राइम लोकेशन है स्पेन, एक ब्यूटीफुल कंट्री, और स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में एक प्यारा सा अपार्टमेंट्स, लुइस मैरियान अपार्टमेंट्स, जिसके पोर्टल 8 में एक रहती थी प्यारी सी फैमिली। इस फैमिली में स्टेफनी और मैक्स, एना और होजे के दो प्यारे बच्चे। स्टेफनी एक 16 साल की टीनेज लड़की और मैक्स उसका भाई जो 5 साल उससे छोटा था। ये सब लोग कैथोलिक बिलीफ के थे और हमेशा हर संडे को ये लोग चर्च जाया करते थे। एक स्मॉल सिंपल अपर मिडिल क्लास फैमिली। स्टेफनी के मम्मी पापा अपनी शिफ्ट्स में बिजी रहने के कारण मैक्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेफनी पर छोड़कर जाते थे और स्टेफनी मैक्स से बहुत प्यार करती थी क्योंकि वो उसका छोटा भाई था। और भाई बहन का प्यार, और वो भी बड़ी बहन का प्यार, आप सबको पता है कितना प्यारा और सुंदर रिश्ता होता है ये। स्टेफनी एक वाइब्रेंट हाई स्कूल गोइंग लड़की थी, पर स्टेफनी का एक इंटरेस्ट था, उसे पैरानॉर्मल चीजों के बारे में पढ़ने का बहुत शौक था और वो इनको सीरियसली पढ़ा करती थी। तंत्र मंत्र, रिचुअल्स, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल साइंस, इस सब में वो काफी रुचि रखती थी। एना और होजे अपनी शिफ्ट्स में बिजी रहा करते थे तो उनको भी यही लगा कि ये इसके शौक का एक पार्ट टाइम इसका शौक है, तो कोई बात नहीं, अगर ये पढ़ रही है पढ़ने देते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। स्टेफनी के 4-5 फ्रेंड्स का ग्रुप भी होता है स्कूल में, काफी चिरपी गर्ल ग्रुप था इनका। पर एक हादसा स्टेफनी की लाइफ बदलने वाला था और एक स्टेफनी का प्लान उसकी लाइफ का लास्ट प्लान होने वाला था। स्टेफनी की फ्रेंड हैना, जिसका बॉयफ्रेंड मैथ्यू एक रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है। हैना काफी डिप्रेस रहने लगी थी और स्टेफनी इस बात से बहुत परेशान होने लग गई थी क्योंकि उसे अपनी फ्रेंड की ये डिप्रेसिंग शक्ल अच्छी नहीं लगती थी। वो उसे चेयर करना चाहती थी और क्योंकि शी वॉज इन टू पैरानॉर्मल साइंस, उसने एक प्लान बनाया, प्लान टू टॉक टू मैथ्यू, उसकी स्पिरिट को बुलाने का प्लान। हियर कम्स ouija बोर्ड। सब जानते हैं ना हम लोग आत्माओं से बात कर सकते हैं, पर क्या हो कि जिस आत्मा को तुमने बुलाया वो वापस जाना ही ना चाहती हो और वहीं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक आ जाए। स्टेफनी एक प्लान बनाती है कि वो ouija बोर्ड से मैथ्यू की स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी और शायद मैथ्यू से बात करके हैना काफी चेयर अप हो जाएगी। ये प्लान काफी हद तक सक्सेसफुल हो जाता अगर स्कूल के टीचर्स इनको बैकयार्ड में ouija बोर्ड से मैथ्यू की स्पिरिट को बुलाने का ये रिचुअल करते नहीं देखते। जी हाँ, स्टेफनी की टीचर इंटरवीन करती है और उसका ouija बोर्ड उठा के फेंक देती है, बट मैथ्यू की जगह
ये जिसके लिए वेलकम कर रहे थे वो आ चुका था। स्टेफनी घर आ जाती है और वो काफी परेशान हो जाती है और उस दिन के बाद से उसके साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं होने लग जाती हैं। स्टेफनी अजीब तरह से बिहेव करने लग जाती है। रोज रात 2:30-3 बजे स्टेफनी की मॉम एना को हमेशा स्टेफनी के रूम से एक अजीब सी आवाज आती है, क्योंकि स्टेफनी का रूम सारा वुडन था और स्टेफनी उन पे नाखून घसा करती थी। वो अजीब सी आवाज एना और होजे को पहले 2-3 दिन तो इग्नोर करनी पड़ी, पर उसके बाद जब ये रोज होने लग गया तो एना और होजे भी डरने लग गए थे। बट स्टिल वो इस चीज को अवॉइड करते रहे और स्टेफनी की ये हरकतें बढ़ती जा रही थी। स्टेफनी सारा दिन अपने रूम में बैठी रहती, सारा दिन रोती रहती और रात को 2:30 बजते ही एक दिन एना को स्टेफनी के रूम से ऐसी दर्दनाक स्टेफनी की आवाज आती है। एना भागती हुई उसके रूम में जाती है और देखती है कि स्टेफनी बुरी तरह से डरी हुई है। एना उसको कंसोल करने की कोशिश करती है, पर स्टेफनी जोर जोर से यही बोल रही थी, मम्मी आई कैन फील अ ब्लैक प्रेजेंस। स्टेफनी को एक काला साया उसके आगे पीछे घूमता हुआ दिखाई देता था और वो उस काले साये से डर कर कभी दीवारों पे नाखून घसा करती थी और कभी अपनी बेडशीट उठाकर उस काले साये को पकड़ने की कोशिश किया करती थी। स्टेफनी जब इस सब से जूझ रही थी तो एना और होजे को लगा कि उन्हें या तो लोकल फादर से बात करनी चाहिए या फिर एक मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, कि मे बी स्टेफनी को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स है। खैर वहाँ के लोकल प्रीस्ट को भी बुलाया जाता है और डॉक्टर्स को भी बुलाया जाता है और सब कुछ फिट एंड फाइन ऐसी रिपोर्ट एना और होजे को मिलती है कि स्टेफनी बिल्कुल ठीक है, ना उसे कोई मेडिकल बीमारी है ना ही कोई फिजिकल प्रॉब्लम। बट स्टेफनी धीरे धीरे और अजीब हरकतें करने लग जाती है। एक दिन स्टेफनी मैक्स पर कुर्राते हुए अटैक कर देती है और वो दिन बहुत अलार्मिंग हो जाता है एना और होजे के लिए। और उस दिन वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम स्टेफनी को हॉस्पिटलाइज कराएंगे। 6 महीने में स्टेफनी की हेल्थ फ्रॉम अ हेल्दी 55 kgs सिर्फ 25 किलो की वो रह जाती है, पर उसके रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता। अगस्त 1990 फाइनली स्टेफनी की दिल की धड़कन रुकने से मौत हो जाती है। एना और होजे को तो यकीन ही नहीं आता, क्योंकि वो 2 घंटे पहले उससे मिलके गए थे और शी वाज ऑल फाइन, बट स्टेफनी अब उनके बीच में नहीं थी। एना और होजे कैसे भी करके अपने आप को संभालते हुए स्टेफनी की बॉडी को अच्छे रिचुअल से बरी करते हैं और उसके बाद अपने घर आ जाते हैं। वो अपनी बेटी से इतना प्यार करते थे कि उसके रूम को जैसे का तैसा छोड़ दिया और उसे रोज एक बार सफाई करने के लिए एना खोला करती थी और बाकी देर वो रूम बंद रहा करता था। स्टेफनी की मौत के 1 हफ्ते बाद एना को रियलाइज होता है कि स्टेफनी के रूम से अभी भी दीवार पे नाखून घसने के निशान रोज ही मिलते हैं और वो भी फ्रेश निशान थे। और वो जब भी बेडशीट वहां की चेंज करके आती थी और नेक्स्ट डे जब वो सफाई करने के लिए कमरा खोलती थी तो वो बेडशीट जमीन पे पड़ी हुई मिलती थी। धीरे धीरे टाइम निकलता गया। आज स्टेफनी को गए पूरे 3 हफ्ते हो चुके थे और आज वो काली रात थी जब सब लोग ये मौत का खेल, जो कि स्टेफनी की मौत से शुरू हुआ था, सब देखने वाले थे। रात के 3 बजते हैं। स्टेफनी के रूम से फिर वैसी ही आवाज आती है, एक दर्दनाक बेटी की कराहते हुए अपनी माँ को पुकार, मामा मामा। और एना के दिल से यही आवाज निकलती है कि स्टेफनी उसे बुला रही है और उसे मदद चाहिए। जैसे ही एना स्टेफनी के रूम की तरफ बढ़ती है, एना को फील होता है कि उसकी गर्दन कोई बहुत तेजी से दबा रहा था, बट एना को कोई दिखाई नहीं देता। एना जो स्टेफनी के रूम को नट बोल्ट से लॉक करके आई थी, वो नट बोल्ट उसके सामने खुलकर गिर जाते हैं। होजे भागता हुआ पड़ोसियों को बुला लेता है और पड़ोसी भी यही कंफर्म करते हैं कि हम भी बहुत दिनों से आपके घर से आती हुई इन आवाजों से परेशान थे,
और हमने आपसे कभी कुछ कहा नहीं क्योंकि हमें लगा आप शायद कुछ रिपेयर्स कर रहे हो। पर जैसे ही वहां पड़ोसी आते हैं और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स मिस्टर पेड्रो और मिस्टर नेगिस को बुलाया जाता है, वहां शुरू होता है मौत का खेल। क्योंकि स्टेफनी के रूम से इतनी ठंडी हवा आ रही होती है कि सब लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग वहीं जमे खड़े रह जाते हैं क्योंकि बाहर तो कोई हवा चल ही नहीं रही थी। इस चीज का कोई लॉजिक नहीं था कि उसके कमरे में इतनी ठंडी हवा कहां से आ रही है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स एना का बयान ले रहे होते हैं कि उसको किसी ने स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश करी, धीरे धीरे जब वो स्टेफनी के रूम की तरफ बढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि जो क्रॉस स्टेफनी के रूम में लगा हुआ है वो अपने आप उल्टा हो जाता है। एक इवल एंटिटी ने अपनी प्रेजेंस वहां खड़े कम से कम 50 लोगों को फील करा दी थी। सारी फैमिली फोटोज इन्वर्टेड होने शुरू हो जाती हैं और वहां लगी स्टेफनी की फोटो में सिर्फ चेहरे के हिस्से में आग लग जाती है। पुलिस ऑफिसर ये खड़े देखते रह जाते हैं कि ये आखिरकार हो क्या रहा है। ये क्राइम सीन तो बना हुआ है पर ना कोई क्रिमिनल दिखाई दे रहा है, ना कुछ समझ में आ रहा है। अनएक्सप्लेन्ड वैलेकस केस, क्योंकि क्रिमिनल दिखाई ही नहीं दे रहा था। खैर, एक कंप्लेंट लॉन्च होती है जिसमें मिस्टर पेड्रो और मिस्टर नेगिस ने यही चार्जशीट फाइल करी कि यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई हैं एंड दिस अपार्टमेंट इज नॉट सेफ फॉर लिविंग। एना, होजे और मैक्स, इनको यही हिदायत दी जाती है कि आप ये अपार्टमेंट खाली करके चले जाइए। और स्टेफनी की मौत का राज उसी अपार्टमेंट में दफन हो जाता है। वैलेकस केस एक ऐसा अनएक्सप्लेन्ड केस है जिसमें क्राइम भी हुआ, लोगों ने क्राइम होते हुए भी देखा, पर किस पे ट्रायल किया जाए कुछ समझ में नहीं आया। ये केस आज भी अनसॉल्व्ड है और एना और होजे ने वो अपार्टमेंट छोड़ दिया। आज भी उस अपार्टमेंट में कोई नहीं रहता। क्या वो उइजा बोर्ड ही एक पोर्टल बना उस इविल स्पिरिट को उस फैमिली में इंट्रोड्यूस करने के लिए? क्या स्टेफनी ने गलती से कोई इविल स्पिरिट बुला ली थी जो उसकी जान लेकर भी नहीं मानी और उसकी फैमिली के पीछे पड़ गई? या ये सब झूठ है? झूठ तो नहीं कहूंगी क्योंकि ये पहली ऐसी क्राइम स्टोरी है जो रिकॉर्ड हुई और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने और वहां खड़े सारे पड़ोसियों ने यही बयान दिए और ये चार्जशीट फाइल हुई एज अनएक्सप्लेन्ड केस। ऐसी और हॉरर क्राइम्स, ऐसी और रियल इंसिडेंट्स जानने के लिए सपोर्ट करें मेरे चैनल को अनटोल्ड क्राइम्स विद मॉली। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई एम थैंकफुल कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। जय महाकाल।